कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तरलों के यांत्रिक गुण का चौथा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि टॉरिसेली का नियम क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि गतिक उत्पादक क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉरिसेली का नियम क्या होता है। दोस्तों, टॉरिसेली का नियम इंगुलिस्टा टॉरिसेली के द्वारा दिया गया है। इस प्रमेय में टॉरिसेली ने बताया है कि जब किसी पात्र में तरल भरा हुआ रहता है और तल से कुछ ऊंचाई पर यदि इस पात्र में छिद्र कर दिया जाए तो तरल उस छिद्र के बाहर जिस वेग से निकलता है उस वेग का द्रव्य बाहिर साफ वेग कहते हैं। टॉरिसेली का यह नियम या समीकरण द्रव के बाहिर वाहक वेग और द्रव की ऊंचाई में एक संबंध स्थापित करता है, जिसके द्वारा किसी पात्र में भरे द्रव का बाहिर वाहक वेग ज्ञात किया जा सकता है और इसके आधार पर यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि पात्र कितनी देर में खाली हो जाएगा। चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक पात्र है जिसकी ऊंचाई h है और किसी पात्र में h ऊंचाई तक द्रव या तरल भरा हुआ है तथा इस द्रव का घनत्व ρ है। अब इस पात्र में द्रव के स्वतंत्र तल से h गहराई पर एक छिद्र निकाल दिया जाता है। इस छिद्र से द्रव v वेग से बाहिर वाहक होने लगता है, तो इस छिद्र में होने वाले द्रव के बाहिर वाहक वेग और तरल के तल से गहराई h में निम्न संबंध होगा। मतलब जो संबंध है वो है v बराबर 2gh। यहाँ v द्रव का बाहिर वाहक वेग है और g गुरुत्वीय त्वरण है और h द्रव की स्वतंत्र तल में गहराई है। दोस्तों, इस नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी छिद्र से बह रहे द्रव का वेग v का मान द्रव की सतह से छिद्र तक की गहराई h तथा गुरुत्वीय त्वरण के 2 गुना 2g के दोनों के वर्गमूल के समानुपाती होता है। दोस्तों, द्रव का बाहिर वाहक वेग द्रव की प्रकृति, पात्र में द्रव की मात्रा और छिद्र के क्षेत्रफल अर्थात आकार पर निर्भर करता है। मतलब छिद्र तल की जितनी अधिक गहराई में होता है बाहिर वाहक वेग का मान उतना ही अधिक होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैटरी मापी क्या होता है। दोस्तों, बैटरी मापी बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। दोस्तों, बैटरी मापी किसी असंपीड्य तरल में प्रवाह वेगों को मापने की एक युक्ति है। इसमें एक चौड़े व्यास वाली नली होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके माध्यम में छोटा संकीर्ण होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें यू नली के रूप में एक मैनोमीटर होता है, जिसकी एक भुजा चौड़ी गर्दन के बिंदु तथा दूसरी संकुचित गर्दन से जुड़ी होती है। मैनोमीटर में ρm घनत्व का द्रव भरा होता है। इस युक्ति द्वारा नली की चौड़ी गर्दन का क्षेत्रफल a है और v1 यहाँ पर द्रव की चाल है। तो दोस्तों,
बर्नौली समीकरण का उपयोग करके हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से समीकरण मिलता है। दोस्तों, यह दाबांतर U नली की संकुचित भुजा में दूसरी भुजा की तुलना में तरल के उच्चतर स्तर का कारण है। भुजाओं की ऊंचाई में अंतर H दाबांतर की माप है। इसके अनुसार हमें जो समीकरण मिलता है वो कुछ इस प्रकार से है, मतलब P1 घटा P2 बराबर है रो mgh, मतलब 1/2 रो V1 वर्ग 2 A/2 वर्ग 2 घटा 1, जिसमें चौड़ी गर्दन का तरल का वेग कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों, इस सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। मोटर वाहन अथवा संचालित वाहन के कार्बोरेटर में बैटरी वाहिका होती है, जिसमें से तीव्र गति से वायु प्रवाहित होती है। संक्रिय गर्दन पर दाब कम होता है, इसलिए पेट्रोल भीतर की ओर चैम्बर में चूस लिया जाता है ताकि दहन के लिए वायु तथा ईंधन का सही मिश्रण प्राप्त हो सके। दोस्तों, फिल्टर पंप, स्प्रेयर अथवा कीटनाशकों के छिड़काव के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोस्तों, रक्त प्रवाह और हार्ट अटैक को समझने के लिए बर्नौली का सिद्धांत ही काम आता है। इसकी भीतर दीवार का प्लाक का जमाव होने के कारण धमनी भीतर से सक्रिय हो जाती है। इन सक्रिय धमनियों में रक्त प्रवाहित कराने के लिए हृदय की गतिविधि का अधिक बोझ पड़ जाता है। इस क्षेत्र में रक्त की प्रवाह की चाल बढ़ जाती है और भीतरी दाब घट जाता है तथा बाह्य दाब के कारण धमनी दब जाती है। हृदय इस धमनी को खोलने के लिए रक्त को धक्का देता है। जैसे ही रक्त इसे खोलकर बाहर की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होता है, आंतरिक दाब पुनः गिर जाता है और धमनी पुनः दब जाती है। इससे हार्ट अटैक हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गतिक उत्पादक मतलब लिफ्ट क्या होती है। दोस्तों, गतिक उत्पादक एक बल है जो एक शरीर को गति में एक तरल पदार्थ के माध्यम में चलते हुए इसकी ऊपरी विज्ञापन निचली सतहों के बीच दबाव अंतर के कारण अनुभव होता है। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एरोप्लेन कैसे उड़ता होगा, या फिर क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल या बेसबॉल जैसे कई खेलों में वायु में जाती हुई बॉल अपने पथ से कैसे हट जाती है? दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एरोप्लेन का उदाहरण। दोस्तों, हम यहाँ एरोप्लेन का जो विंग है, मतलब जो पंख होता है, उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे। दोस्तों, जब एरोप्लेन आगे बढ़ रहा होता है, मतलब अगर इस दिशा में एरोप्लेन आगे बढ़ेगा तो हवा का बहाव इस दिशा में होगा। तो जब हवा के बहाव इस पंख पर टकराएगा तो वो कुछ इस दिशा में जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, प्रवाह की गति शीर्ष पर अधिक और नीचे कम होती है। इसके कारण ऊर्ध्वमुखी बल से पंख पर गतिक उत्पादक उत्पन्न होता है और यह वायुमान के भार को संतुलित करता है। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि बिना घूमे गेंद का चलना क्या होता है। दोस्तों, तरल के सापेक्ष बिना घूमती गतिमान गेंद के चारों ओर धरा रेखाएं इस तरह से दी जाती हैं। धरा रेखाओं की सममिति से ये स्पष्ट होता है कि संबंधित बिंदुओं पर गेंद के ऊपर और नीचे के बिंदुओं पर दबाव का अंतर शून्य होता है, क्योंकि इसी बिंदु पर गेंद के ऊपर और नीचे तरल पदार्थ का वेग समान होता है। इस प्रकार हवा के कारण गेंद पर कोई ऊपर नीचे की ओर बल नहीं होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि घूमती हुई गेंद की चाल कैसी होती है। दोस्तों, चक्रण करती हुई गेंद अपने साथ वायु को घसीटती है। किसी घूमती हुई गतिमान गेंद की धरा रेखाएं आप इस चित्र में देख ही सकते हैं। जब गेंद आगे की ओर चलती है तथा इसके सापेक्ष वायु पीछे की ओर चलती है तो गेंद के ऊपर का वेग बढ़ जाता है और गेंद के नीचे का वेग घट जाता है।
वेगों में अंतर के कारण ऊपरी तथा निचले पृष्ठों पर दबांतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे गेंद पर एक ऊर्ध्वमुखी बल कार्य करता है। दोस्तों, पृथक्करण के कारण उत्पन्न हुए इस गतिक उत्पादक को हम मैग्निस प्रभाव मतलब मैग्निस इफेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि लॉरेंत्ज़ का नियम क्या होता है, जिसके बाद हमने देखा कि गतिक उत्पादक क्या होता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि शयनता क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि रेनॉल्ड्स संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। बैटरी मीटर के लिए तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तरल का घनत्व बहुत कम होना चाहिए। तरल असंगत होना चाहिए। तरल में एक अशांत प्रवाह होना चाहिए। तरल रंगहीन होना चाहिए। बैटरी मीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत, तैरने का सिद्धांत, ऊपर के सभी। छिद्र तल से जितनी अधिक गहराई में होता है, वेग का मान उतना ही खाली स्थान होता है। कम स्थिर रहता है, अधिक बदलता रहता है। टॉरिसेली के अनुसार V बराबर है V बराबर m भाग a। V बराबर घनमूल 2GH। V बराबर a भाग m। ऊपर में से कोई भी नहीं। वह रक्त कोशिकाएं जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फेफड़े, गुर्दा, धमनियां, ऊपर में से कोई भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को जारी रखेंगे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान केंद्र की गति को समझेंगे और उसके बाद कणों के निकाय का रेखीय संवेग को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले विषय के साथ, द्रव्यमान केंद्र की गति को जानते हैं। दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा जानने के बाद हम कणों के निकाय का भौतिक महत्व को समझेंगे। इसीलिए समीकरण को फिर से इस प्रकार लिख सकते हैं: mr बराबर सिग्मा mi/ri बराबर m1r1 प्लस m2r2 mn/rn तक। दोस्तों, अब ऊपर के समीकरण के दोनों पक्षों को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर हमें एक नया समीकरण मिलेगा। m dr/dt बराबर m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt प्लस mn drn/dt, या mv बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn तक, जहां v1 बराबर dr1/dt ये पहले कणों का वेग को दर्शाता है, वहीं v2 बराबर dr2/dt दूसरे कणों का वेग को बताता है, और v बराबर dr/dt द्रव्यमान केंद्र का वेग को बताता है। अब समीकरण को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर हमें नया समीकरण मिलेगा कुछ ऐसा: m dv/dt बराबर m1 dv1/dt प्लस m2
dv2 बटे dt प्लस डॉट 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 mn dvn बटे dt, या ma बराबर m1a1 प्लस m2a2 प्लस डॉट 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 mn an, जहां a1 बराबर dv1 बटे dt पहले कण का त्वरण को बताता है, वहीं a2 बराबर dv2 बटे dt दूसरे कण का त्वरण को बताता है, और a बराबर dv बटे dt द्रव्यमान केंद्र का त्वरण को बताता है। दोस्तों, न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार पहले कण पर लगने वाला बल है F1 बराबर m1a1 और दूसरे कण पर लगने वाला बल है F2 बराबर m2a2। तब हम समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ma बराबर F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn तक। दोस्तों, न्यूटन के तृतीय नियम से जानते हैं कि ये आंतरिक बल सदैव बराबर परिमाप के और विपरीत दिशा में काम करने वाले जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए समीकरण में बलों को जोड़ने में इनका योग शून्य हो जाता है। तो समीकरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ma बराबर f ext, जहां f ext निकाय के कणों पर प्रभावी सभी बाह्य बलों का सदिश योग को बताता है। दोस्तों, ma बराबर f ext समीकरण बताती है कि कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है कि जैसे निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान उसमें संकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल उसी पर आरोपित हो। आइए दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र के कुछ गुण को समझते हैं। यदि कोई निकाय किसी बाहरी बल का अनुभव नहीं करता है तो निकाय का द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में रहेगा, या यदि वह पहले से ही चल रहा है तो निरंतर वेग से आगे बढ़ेगा। दूसरा गुण है कि यदि कोई बाहरी बल है तो F बराबर ma के अनुसार द्रव्यमान केंद्र त्वरित हो जाता है। और तीसरा गुण है, खास तौर पर न्यूटन के नियमों का पालन करते हुए एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र को एक बिंदु द्रव्यमान के रूप में भी माना जा सकता है। आइए दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र को चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बल्ला को हवा में फेंका जाता है, तो दोस्तों क्या होता है कि बल्ला के विभिन्न भाग काफी जटिल पथों का अनुसरण करते हैं, लेकिन द्रव्यमान केंद्र एक परवलयाकार पथ पर चलता हुआ पाया जाएगा। दोस्तों, परवलयाकार पथ में विस्फोट को समझते हैं। दोस्तों, किसी प्रक्षेप के खंडों का द्रव्यमान केंद्र विस्फोट के बाद भी उसी परवलयाकार पथ पर चलता हुआ पाया जाएगा जिस पर यह विस्फोट न होने पर भी चलता। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेखीय संवेग की परिभाषा करने वाला व्यंजक है P बराबर mv। अब न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार F बराबर dp बटे dt, जहां F कणों पर आरोपित बल को दर्शाता है। आइए दोस्तों, n कणों के निकाय के लिए संवेग को समझते हैं। माना कि n कण का द्रव्यमान है m1 m2 डॉट 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 mn तक, और n कणों का वेग है v1 v2 डॉट 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 vn तक। अब पहले कणों का रेखीय संवेग है p बराबर m1 v1 और दूसरे कणों का रेखीय संवेग है p बराबर m2 v2। अब n कणों के इस निकाय का कुल रेखीय संवेग एकल कणों के रेखीय संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हम समीकरण को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, p बराबर p1 प्लस p2 प्लस डॉट 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 pn तक, या m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn। समीकरण को तुलना करने पर हमें मिलता है p बराबर mv, जहां p रेखीय संवेग को दर्शाता है, m कण के द्रव्यमान को और v कणों के वेग को दर्शाता है।
अब पहले के समीकरण को समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें एक नया समीकरण मिलता है dp बटे dt बराबर m dv बटे dt बराबर ma। अब समीकरण को तुलना करने पर हम पाएंगे dp बटे dt बराबर f ext। यह न्यूटन के द्वितीय नियम का कथन है जो कणों की निकाय के लिए लागू किया जाता है। अब यदि कणों के किसी निकाय पर लगे बाह्य बलों का योग शून्य हो तो समीकरण के आधार पर dp बटे dt बराबर शून्य होगा या p बराबर अचरांक होगा। अतः जब कणों के किसी निकाय पर लगे बाह्य बलों का योग शून्य होता है तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग अचर रहता है। यह कणों के एक निकाय के लिए लागू होने वाला रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम को बताता है। आइए दोस्तों, रेखीय संवेग का संरक्षण के कुछ गुण को समझते हैं। जब निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य होता है तो इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग परिवर्तित नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखें। और दूसरा गुण है कि यदि निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य हो तो द्रव्यमान केंद्र अचर वेग से ही चलता है, अर्थात मुक्त कण की तरह समगति से सरल रेखीय पथ पर चलता है। दोस्तों, अब हम भारी नाभिक का विखंडन को समझेंगे। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि एक भारी नाभिक Ra दो हल्के नाभिक Rn तथा अल्फा कण He में विखंडित हो रहे हैं। वहीं दूसरे चित्र में हम ये देख रहे हैं कि उसी भारी कण Ra का विरामावस्था में द्रव्यमान केंद्र का विखंडन हो रहा है। अब दोनों उत्पन्न हुए कण एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। इस प्रकार निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक समान गति में ही रहता है। आइए दोस्तों, अब हम दो नक्षत्रों का बाइनरी निकाय को समझेंगे। आप चित्र को देखिए और समझने की कोशिश करें। दोस्तों, चित्र में S1 बिंदु युक्त रेखा को दर्शाता है और S2 ठोस रेखा को दर्शाता है, जो बाइनरी निकाय को बनाते हैं, जिसमें निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक समान गति में होता है। वहीं दूसरे चित्र में उसी बाइनरी निकाय को संबोधित करता है जब द्रव्यमान केंद्र C स्थिर अवस्था में रहता है। आइए दोस्तों, दो नक्षत्रों के बाइनरी निकाय के कुछ गुण को जानते हैं। बाइनरी निकाय बनाते हुए दो नक्षत्रों का द्रव्यमान केंद्र की सरल रेखा में समान गति होता है और द्रव्यमान केंद्र के परित नक्षत्रों की वृत्ताकार कक्षाएं होती है। दोस्तों, इस प्रकार से हम आज के सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने द्रव्यमान केंद्र की गति को सीखा और उसके बाद कणों के निकाय का रेखीय संवेग को समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दो सदिशों का सदिश गुणनफल को समझेंगे और उसके बाद कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग के संबंध को भी पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने भौतिकी विज्ञान पुस्तक कक्षा 11 से अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को विस्तार से समझें। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय संचार व्यवस्था का दूसरा भाग समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे सिग्नलों की बैंड चौड़ाई। इसके बाद जानेंगे प्रेषण माध्यम की बैंड चौड़ाई को और अंत में वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी संचार व्यवस्था में संदेश सिग्नल कोई आवाज, संगीत, दृश्य अथवा कंप्यूटर आंकड़ा हो सकता है। उन सिग्नलों में प्रत्येक की आवृत्ति परास भिन्न होते हैं। किसी दिए गए सिग्नल की संचार प्रक्रिया को जिस प्रकार की संचार व्यवस्था चाहिए, वह उस आवृत्ति बैंड पर निर्भर करती है जो उसके लिए आवश्यक माना जाता है। जैसे वाक सिग्नलों के लिए 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज की आवृत्ति परास उपयुक्त माना जाता है। अतः वाक सिग्नलों को व्यापारिक टेलीफोन संचार के लिए 2800 हर्ट्ज, जो कि 3100 हर्ट्ज और 300 हर्ट्ज के बीच में आता है, इतनी बैंड चौड़ाई चाहिए। संगीत के प्रेषण के लिए वाद्य यंत्रों द्वारा उच्च आवृत्तियों के स्वर उत्पन्न करने के कारण लगभग 20 किलो हर्ट्ज की बैंड चौड़ाई की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त दृश्यों के प्रसारण के लिए वीडियो सिग्नलों को लगभग 4.2 मेगाहर्ट्ज बैंड चौड़ाई की आवश्यकता होती है। टीवी सिग्नलों में दृश्य तथा श्रव्य दोनों अवयव होते हैं तथा उनके प्रेषण के लिए प्राय 6 मेगाहर्ट्ज बैंड चौड़ाई आवंटित की जाती है। दोस्तों, ये तो बात हुई विभिन्न प्रकार के लिए आवश्यक सिग्नलों की बैंड चौड़ाई की। आइए अब जानते हैं कि इन सिग्नलों के प्रेषण के लिए उपयोग होने वाले प्रेषण माध्यम यानी चैनल की बैंड चौड़ाई को। दोस्तों, संदेश सिग्नलों की ही भांति विभिन्न प्रकार के प्रेषण माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न बैंड चौड़ाई की आवश्यकता होती है। प्रेषण में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले माध्यम होते हैं तार, मुक्त आकाश तथा प्रकाशिक तंतु केबल। समाक्षी केबल व्यापक रूप से उपयोग होने वाला तार माध्यम है, जो लगभग 750 मेगाहर्ट्ज की बैंड चौड़ाई प्रदान करता है। इस प्रकार का केबल सामान्यतः 18 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति से नीचे प्रचालित होता है। इसके अतिरिक्त रेडियो तरंगों का उपयोग करके मुक्त आकाश से आवृत्तियों के एक विस्तृत परिसर में संचार होता है। इस आवृत्ति परिसर को तालिका में दर्शाए अनुसार फिर से विभाजित कर विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए आवंटित किया जाता है। जैसे मानक AM प्रसारण के लिए आवृत्ति बैंड की चौड़ाई होती है लगभग 540 से 1600 किलोहर्ट्ज, जबकि FM प्रसारण के लिए 88 से 108 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति आवंटित की जाती है। इसी के अतिरिक्त टेलीविजन के लिए अति उच्च आवृत्ति या परा उच्च आवृत्तियों की आवृत्ति बैंड अलग अलग होती है। सेल्युलर मोबाइल रेडियो तरंगों के लिए 896 से 901 मेगाहर्ट्ज, जो मोबाइल से आधार स्टेशन के लिए, जबकि 840 से 935 मेगाहर्ट्ज आधार स्टेशन से मोबाइल के लिए आवंटित की जाती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, उपग्रह संचार के लिए आवृत्ति का परिसर गीगाहर्ट्ज में होता है। इसके अलावा तंतुओं का प्रयोग करके प्रकाशिक संचार आवृत्ति परिसर 1 टेराहर्ट्ज से लगभग 1000 टेराहर्ट्ज तक संपन्न किया जाता है। एक प्रकाशिक तंतु लगभग 100 गीगाहर्ट्ज से अधिक की संचार बैंड चौड़ाई प्रदान करता है। दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के परिणाम स्वरूप स्पेक्ट्रम की विभिन्न बैंड चौड़ाइयों का आवंटन किया जाता है। आवृत्ति आवंटन की वर्तमान व्यवस्था का संचालन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या ITU करती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर संचार के लिए उपयोग होने वाली ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण आखिर होता किस प्रकार है। रेडियो तरंगों का उपयोग करने वाले संचार में
एक सिरे पर प्रेषित होता है, जिसका एंटीना वैद्युत चुंबकीय तरंगें विकिरित करता है, जो अंतरिक्ष में गमन करती हुई दूसरे सिरे पर स्थित अभिग्राही के एंटीना पर पहुंचती हैं। जैसे जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगें प्रेषित्र से दूर होती जाती हैं, वैसे वैसे इनकी तीव्रता कम होती जाती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण तथा गमन पथ को कई कारक प्रभावित करते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के वातावरण की संरचना को समझना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में इसकी सक्रिय भूमिका होती है। दोस्तों, संचरण के आधार पर इन रेडियो तरंगों को भिन्न नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहले जानते हैं भू तरंगों को। दोस्तों, सिग्नलों को उच्च दक्षता के साथ विकिरित करने के लिए एंटीना का साइज सिग्नल की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा की तुलना में लगभग 1/4 होना चाहिए। लंबी तरंग दैर्घ्यों के लिए एंटीना के भौतिक साइज बहुत बड़े होते हैं तथा उन्हें पृथ्वी के पृष्ठ पर अथवा इसके आसपास लगाया जाता है। मानक आयाम मॉड्यूलेट यानी AM प्रसारण में भू आधारित ऊर्ध्वाधर स्तंभों का व्यापक उपयोग प्रेषण एंटीना की भांति होता है। इस प्रकार के एंटीना से सिग्नल के प्रसारण पर भूमि का प्रबल प्रभाव होता है। संचरण की इस विधि को पृष्ठीय तरंग संचरण कहते हैं तथा यह तरंग पृथ्वी के पृष्ठ पर विसर्पण करती हैं। यह तरंग पृथ्वी के जिस भाग से गुजरती हैं, उस पर धारा प्रेरित करती हैं तथा पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के अवशोषण के कारण तरंग क्षीण हो जाती हैं। आवृत्ति में वृद्धि के साथ पृष्ठीय तरंगों की क्षीणता में तीव्रता से वृद्धि होती है। इसके बाद आती हैं व्योम तरंगें। कुछ मेगाहर्ट्ज से 30 से 40 मेगाहर्ट्ज के आवृत्ति परिसर में अधिक दूरी का संचार रेडियो तरंगों के आयन मंडली परावर्तन द्वारा पुनः पृथ्वी पर वापस लौटने के कारण संभव हो पाता है। इस प्रकार के संचरण को व्योम तरंग संचरण कहते हैं तथा इसका उपयोग लघु तरंग प्रसारण सेवाओं द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयन मंडल कई परतों में विभाजित होता है। आयनन की मात्रा ऊंचाई पर निर्भर करती है। आयन मंडलीय परत जो 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज परिसर की आवृत्तियों के लिए परावर्तक की भांति कार्य करती है। 30 मेगाहर्ट्ज से उच्च आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंगें आयन मंडल का भेदन करके पलायन कर जाती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बंकन की परिघटना, जिसके फलस्वरूप वे पृथ्वी के पृष्ठ की ओर मुड़ जाती हैं, प्रकाशिकी के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सदृश ही है। इसके अतिरिक्त तीसरे प्रकार की तरंग कहलाती है आकाश तरंग। दोस्तों, आकाश तरंगों द्वारा प्रसारण रेडियो तरंगों के प्रसारण का एक अन्य ढंग है। आकाश तरंग प्रेषण एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक सरल रेखीय पथ में गमन करती हैं। आकाश तरंगों का उपयोग दृष्टि रेखीय रेडियो संचरण यानी लाइन ऑफ साइट रेडियो कम्युनिकेशन के साथ ही साथ उपग्रह संचार में भी किया जाता है। 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों पर संचार केवल दृष्टि रेखीय रेडियो संचरण द्वारा ही संभव है। इन आवृत्तियों पर एंटीना का साइज अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा इसे पृथ्वी के पृष्ठ से कई तरंग दैर्घ्य की ऊंचाई पर स्थापित किया जा सकता है। लाइन ऑफ साइट प्रकृति का संचार होने के कारण और पृथ्वी की वक्रता के कारण सीधी तरंगें किसी बिंदु पर अवरोधित हो जाती हैं। यदि सिग्नल को क्षितिज से परे प्राप्त करना है तो अभिग्राही एंटीना काफी अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि वह लाइन ऑफ साइट तरंगों को बीच में रोक सके। यदि प्रेक्षक एंटीना HT ऊंचाई पर है तो आप यह दर्शा सकते हैं कि क्षितिज की दूरी DT का मान √2RHT होगा। यहाँ R पृथ्वी की वक्रता त्रिज्या है। DT को प्रेक्षक एंटीना का रेडियो क्षितिज भी कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ से HT तथा HR ऊंचाई वाले दो एंटीना के बीच की अधिकतम दृष्टि रेखीय दूरी इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। TM बराबर √2RHT जमा
2RHR। यहाँ पर HR अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई है। दोस्तों, टेलीविजन प्रसारण, माइक्रोवेव लिंक तथा सैटेलाइट संचार उन संचार प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं जो आकाश तरंग प्रसारण ढंग का उपयोग करती हैं। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने जाना सिग्नलों की बैंड चौड़ाई, इसके बाद जाना प्रेषण माध्यम की बैंड चौड़ाई और अंत में वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण जो 3 प्रकार का होता है: भूतरंगे, व्योम तरंगे तथा आकाश तरंगे। अगली वीडियो में हम समझेंगे मॉडुलन तथा इसकी आवश्यकता, आयाम मॉडुलन, आयाम मॉडुलित तरंगों को कैसे उत्पन्न किया जाता है और आयाम मॉडुलित तरंगों का संसूचन। तब तक के लिए गुड बाय। मानव स्वास्थ्य और रोग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा और उनके प्रकार और लसिकाभ अंग। प्रतिरक्षा। आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन कितने संक्रामक कारकों का सामना करते हैं? हर दिन एक मनुष्य का शरीर 100 से भी अधिक प्रकार के रोगजनक का सामना करता है, परंतु फिर भी हम हर दिन बीमार नहीं पड़ते हैं। कभी सोचा है क्यों? इसका जवाब है मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र। पर प्रतिरक्षा परपोषी के रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता है जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिली है। उसे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा का सबसे पहला कदम है। यह एक प्रकार का अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म से मनुष्य में होता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में रामकारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होता है। यह किसी भी रोगजनक में फर्क नहीं करता। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक रोध या फिजिकल बैरियर। त्वचा प्रथम रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइनिंग के एपिथेलियम का श्लेष्म आलेप शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकता है। कायकीय रोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर। लाइसोसोम आंखों के आंसू में और आमाशय में आम्ल ये शरीर के रोगाणुओं से हमें बचाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पाथ के माइक्रोफ्लोरा भी रोगजनक को बढ़ने का मौका नहीं देते। कोशिकीय रोध या सेल्यूलर बैरियर। रक्त में कई प्रकार के श्वेताणु या WBC होते हैं जो कोशिकीय रोग में प्रमुख होते हैं। सहज प्रतिरक्षा में मदद करने वाले श्वेताणुओं को फैगोसाइट्स कहते हैं। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स जो चोट लगने पर उस स्थान पर पहुंचते हैं रक्त द्वारा और फिर यह धमनियों से निकलकर, जिसे हम डायपेटिसिस कहते हैं, वह रोगाणुओं तक पहुंचते हैं। रोगाणुओं तक पहुंचकर उसका भक्षण कर खुद मर जाते हैं, जिससे पस का उत्पादन होता है। दूसरा है बृहदभक्षकाणु जो किसी भी प्रकार के रोगाणुओं का भक्षण कर सकता है। रक्त में इनकी मात्रा न्यूट्रोफिल्स की मात्रा से काफी कम होती है। इसकी मृत्यु करीब 100 रोगाणुओं का खात्मा करके होता है। बृहदभक्षकाणु कैंसर कोशिकाओं को भी मारने की कोशिश करता है। तीसरा है प्राकृतिक मारक सेल्स जो रोगाणुओं को स्कैन करते हैं और जिस रोगाणु में उनमें खतरा मिलता है वह उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उन्हें खत्म कर देते हैं।
प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार है उपार्जित प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा जन्म से मनुष्य में नहीं होता। एक मनुष्य अपने जीवन काल में यह प्रतिरक्षा उपार्जित करता है। जो रोग मनुष्य में एक बार हो चुका है, उपार्जित प्रतिरक्षा इसकी स्मृति रखकर मनुष्य को दूसरी बार इसी रोग से प्रतिरोध करने में मदद करता है। यह रोगजनक विशिष्ट है। यह प्रतिरक्षा हमारे रक्त में मौजूद दो प्रकार के लसिकाणु से होता है। पहला टी लसिकाणु, जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने के बाद काम करते हैं, इसीलिए उसे कोशिकीय माध्यित प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा है बी लसिकाणु, जो रोगजनक के प्रभाव पड़ने से पहले काम करते हैं, इसे तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब टी लसिकाणु के कुछ खास प्रकार होते हैं, जैसे कि सहायक टी सेल्स दो प्रकार के लसिकाणु बनाते हैं। इफेक्टर टी सेल्स, जो दूसरे लसिकाणु को रोगजनक की जानकारी देता है, जो शरीर के प्रति बेहतर प्रतिरोध करने में मदद करता है। दूसरा है मेमोरी टी सेल्स, जो रोगजनक के एंटीजन को याद रख उपार्जित प्रतिरक्षा में मदद करता है। कभी कभी कुछ लसिकाणु रोगजनकों से लड़ते हुए नष्ट हो जाते हैं। तब आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो इन्हें मार देते हैं और खत्म कर देते हैं। अब बी लसिकाणु कैसे लड़ते हैं? यह हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनक से लड़ सके। इन प्रतिरक्षी प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहते हैं या प्रतिरक्षा अणु भी कहा जा सकता है। एंटीबॉडी दूसरे मैक्रोफेज या बृहदभक्षकाणु को मारने का संकेत देते हैं। मेमोरी बी लसिकाणु और टी लसिकाणु रोगजनक के एंटीजन को याद रखकर उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। सहज प्रतिरक्षा हमारे शरीर में तुरंत काम करता है, परंतु जब रोगजनक शरीर को ज्यादा हानि पहुंचा देता है, तब उपार्जित प्रतिरक्षा प्रतिरोध में मदद करता है। उपार्जित प्रतिरक्षा में कई दिन लग जाते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा के बारे में। जब मनुष्य में प्रतिजन या एंटीजन प्राकृतिक तौर पर प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ जो प्रतिरक्षा होता है उसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब हमारा शरीर अलग अलग प्रकार के रोगजनक के संक्रमण में आता है, तब सक्रिय प्रतिरक्षा किस प्रकार काम करता है? सक्रिय प्रतिरक्षा में इन रोगजनक के खिलाफ दो सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाएं टी लसिकाणु और बी लसिकाणु प्रतिजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर रोगजनक को नष्ट कर देते हैं। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा कैसे होती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर के लसिकाणुओं को एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं होती। प्रतिजन के खिलाफ शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी होती है। नवजात शिशु में निष्क्रिय प्रतिरक्षा अहम होता है। एंटीबॉडीज माता के दुग्ध श्रवण में पीयूष या कोलेस्ट्रॉम से आता है। अब कृत्रिम प्रतिरक्षा, जब मनुष्य में प्रतिजन का किसी माध्यम से प्रवेश करवाया जाए, तो उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया होती है उसे कृत्रिम प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसका उदाहरण है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। प्रतिजन के प्रवेश पर रक्त में मौजूद लिम्फोसाइट्स या बी लसिकाणु उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाते हैं, जिससे कि एंटीबॉडी एंटीजन प्रतिक्रिया होती है। इसे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। टीकाकरण में निष्क्रिय या दुर्बल रोगजनक के प्रतिजन को निर्मित शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षियां एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया प्रभावित करते हैं। इस प्रतिक्रिया को मेमोरी बी और टी सेल्स याद रखते हैं। इस प्रक्रिया को प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। अब मनुष्य के जीवन काल में अगर किसी रोग के प्रतिजन से संक्रमण हो जिसका उस व्यक्ति ने पहले से ही टीका ले लिया है, तब वह व्यक्ति उस रोग से
संक्रमण से आसानी से बच सकता है क्योंकि मेमोरी बी और टी सेल्स रोगजनक को जल्दी पहचान लेते हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। इसे द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। एलर्जी। एलर्जी स्व प्रतिरक्षा पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतर्रंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। किसी भी जीवाणु के संक्रमण में आने से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बी लसिकाणु को संदेश देता है, जो IgE प्रतिरक्षा अणु एंटीबॉडी को खून में छोड़ देता है, जो इस रोगाणु के प्रति हानिकारक होता है। IgE एंटीबॉडी फिर रक्त के द्वारा मास्ट सेल्स को जाके सक्रिय करते हैं। मास्ट सेल्स इसके प्रति हिस्टामिन का उत्पादन करते हैं। हिस्टामिन की मात्रा बढ़ने पर शरीर की धमनियों में रिसाव आने लगता है, जिससे न्यूट्रोफिल्स धमनियों से निकलकर रोगाणु से लड़ते हैं। परंतु कभी-कभी मनुष्य का शरीर अहानिकारक चीजों को रोगजनक समझ लेता है और यह पूरी प्रतिक्रिया सिर्फ सामान्य वस्तु के खिलाफ होती है। इसे एलर्जी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसे प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है उन्हें एलर्जन कहलाते हैं। एलर्जी के लक्षण में आते हैं छींकना, पनीली आंखें, बहती नाक, सूजन, खुजली, डायरिया या सांस लेने में कठिनाई। परंतु कभी-कभी एलर्जी जानलेवा हो जाती है। इसे हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं। एनाफिलैक्टिक शॉक के दौरान श्वसन पथ में सूजन हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में बाधा होती है। साथ में रक्तचाप में गिरावट होने लगती है, इसलिए यह जानलेवा हो सकती है। प्रतिहिस्टामिन एलर्जी को रोकने में मदद करती है। स्टेरॉइड भी एलर्जी को रोक सकता है। एनाफिलैक्सिस में एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन शॉट देना आवश्यक है क्योंकि इससे रक्तचाप बढ़ता है और सांस लेने में सुविधा होती है। स्वप्रतिरक्षा। स्मृति उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों के बीच फर्क कर सकता है। आनुवांशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देती है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और इसे स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस या MS, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस और वेगनर्स ग्रैन्युलोमाटोसिस। लसिकाभ अंग। जिन अंगों में लसिकाओं की उत्पत्ति और परिपक्वन या मैच्योरेशन और प्रचुरोद्भवन या प्रोलिफरेशन होता है, उन्हें हम लसिकाभ अंग कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक लसिकाभ अंग। यहाँ अपरिपक्व या इमैच्योर लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील में विभाजित होते हैं। आसान शब्दों में यहाँ लसिकाणुओं का परिपक्वन होता है। इनके उदाहरण है अस्थिमज्जा और थाइमस। दूसरा होता है द्वितीय लसिकाभ अंग। यहाँ लसिकाणुओं की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिकाएं बन जाती हैं। इनके उदाहरण है कुछ इस प्रकार: प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, क्षुदांत्र के पेयर पैच और परिशेषिका। अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है, जहां लसिकाणु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है। यह श्वेताणु के मैच्योरेशन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया करता है। थाइमस जन्म के समय अस्थिमज्जा से भी ज्यादा मुख्य होता है। यह जहां टी लक्षाणु का परिपक्वन होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का आकार घटता रहता है और यौन अवस्था में थाइमस की जगह अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग बन जाता है। प्लीहा में सूक्ष्म जीवों को फंसाकर
फिल्टर के रूप में काम करता है यह। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं। लसिका ग्रंथियां छोटे ठोस संरचनाएं होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित हैं, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फांस लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के संक्रयण और प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो फिर हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? सबसे पहले शरीर अपनी प्रतिरक्षा कैसे करता है, और दूसरा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और विभिन्न लसिका अंग के बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्स और कैंसर के बारे में। अब के लिए धन्यवाद। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।